नमस्कार, एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। जी हां, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति या फिर कहें कि नई चुनौती से सूबे के मंत्री परेशान हैं। इस परेशानी का कारण समझिए, अब सब कुछ या तो मुख्यमंत्री के हाथ में है या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में। बड़ी बात यह है कि पहले प्रभारी मंत्री जी को अनुमोदन का अधिकार था, लेकिन अब माननीय केवल परामर्श दे सकते हैं और उसे मानना या ना मानना यह अधिकारियों के हाथों में है। ऐसे मंत्रियों के लिए चिंता करना स्वाभाविक है। यही कारण है कि शिवराज कैबिनेट में जब नई तबादला नीति पर विमर्श हो रहा था तो सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहां तक कह दिया कि आईपीएस अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन से होते हैं। क्लास 1 और राज्यपत्रित अफसरों का तबादला पुलिस तबादला बोर्ड में जाएगा। इससे नीचे के तबादले जिलों के प्रभारी मंत्री करेंगे। तो फिर जनाब मैं क्या करूंगा? ऐसा हो ये मामला राजस्व मंत्री गोविंद सिंह भी के साथ हुआ। मंत्री जी ने बैठक में कहा कि पटवारियों के तबादलों में काफी परेशानी आती है, वर्तमान पॉलिसी मुफीद नहीं लगती है, हो सके तो पटवारियों को लेकर अलग से पॉलिसी बनाई जाए, यानी कि एक और तबादला नीति की मांग। अब बताते हैं आपको इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय कहते हैं कि विधायक और जनप्रतिनिधि आंख बंद करके तबादलों की सिफारिश ना करें, सोच समझकर प्रस्ताव दें। इससे प्रभारी मंत्री या मंत्रियों को अनावश्यक दबाव नहीं बनेगा। वहीं इन सबसे अलग मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के परेशान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन से जिन्हें पिछले 1 साल में हटाया गया है, मंत्री ध्यान रहे कि कोई नई पॉलिसी का लाभ लेकर दोबारा उसी पद पर ना पहुंच जाए। इसलिए सभी अनुशंसाओं का ध्यान रखें। तो साहब, नई तबादला नीति के बाद जहां मंत्री परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रभारी मंत्रियों के अधिकारों को लेकर भी गफलत हो गई है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में जिलों में होने वाले तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होते हैं। लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमोदन की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। आप केवल परामर्श कर सकते हैं। आप करें तो क्या करें? जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? इन तबादलों को लेकर क्या कुछ होगा? विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और जानेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, इनके जरिए हम समझेंगे कि आखिर तबादला नीति जो बन रही है, उस तबादला नीति में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है। क्या ये माने कि सारे अधिकार मुख्यमंत्रियों के पास हैं? क्या हम ये माने कि तबादला नीति में अब जो अधिकारी हैं वो हावी होंगे? विधायक बीजेपी के आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस राय साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले राय साहब के पास चलते हैं। राय साहब, तबादला नीति ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रही है, इसके पहले भी तबादला नीति बनती रही है और यही कारण है कि तबादला नीति को लेकर पहले भी विचार विमर्श होता रहा है, लेकिन बावजूद इसके तबादलों पर राजनीतिक दबाव है। चूंकि पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कमलनाथ की सरकार पर, और यह लगाया कि तबादला उद्योग चल रहा है, और उस आरोप के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद एक दबाव और है बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि कहीं यह आरोप उनकी सरकार पर ना लग जाए, इसलिए तबादला नीति अपनाई गई है। और तबादला नीति में भी बहुत सारे किंतु परंतु जोड़े गए हैं। इस तबादला नीति को आप क्या मानते हैं और इससे पहले की नीतियों को आप क्या मानते हैं और आगे क्या होने वाला है? आपको तो अंदाजा हो गया है, जरा बता दीजिए राय साहब। जी देखिए, ऐसा है कि जो आज के समाचार पत्रों में तबादला नीति के बारे में जो छपा है, उसको देख के लगता नहीं है कि कोई पुरानी नीतियों में और इसमें बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कोई ऐसा वो नई बोतल में पुरानी शराबी जिसे कहा जा सकता है। अब देखिए, एक बहुत हास्यास्पद बात यह है कि प्रभारी मंत्री से परामर्श, प्रभारी मंत्री तो जिलों में उतने बार जाते ही नहीं, मुश्किल से महीने में एक दौरा उनका लगता है और वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मीटिंग लेते हैं। हर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी उनको नहीं होती, तो वो परामर्श क्या देंगे? और जो अभी तक होता आया है, अनुमोदन कैसा होता था प्रभारी मंत्री का कि उस जिले के जो विधायक होते थे या उस जिले के से जो मंत्री होते थे, वो जो कह देते थे वही भी प्रभारी मंत्री कर दिया करते थे सामान्यतया। तो इसलिए जब परामर्श शब्द है, सबसे पहले तो इसको हटा दिया जाए, या तो अनुमोदन ही कर दिया जाए या उनको बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति रखना ये दर्शाता है कि तबादला नीति बनाते समय गंभीरता से अधिकारियों के द्वारा या नीति बनाने वालों के द्वारा विचार नहीं किया गया। दूसरा, जो मंत्रीगण अब कैबिनेट पे बोल रहे हैं कि साहब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ करने को है ही नहीं। कोई कहता है कि पटवारियों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाए, कोई शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ज्यादा अनावश्यक ट्रांसफर प्रस्ताव न लाए जाए। तो तबादला नीति जो जीएडी बनाती है
और जो सीधे कैबिनेट में लाई जाती है उसके पहले ये ऐसा क्यों नहीं करते कि अन्य विभागों से भी इनपुट ले लें, उनके सुझाव ले लें और सुझाव लेने के बाद उसको शामिल करके एक ऐसी नीति बनाएं। अब यदि पटवारियों के लिए नई नीति बनेगी तो उसके लिए 1 महीना लग जाएगा, यदि शिक्षकों के लिए कुछ और बदलाव होगा तो उसके लिए 1 महीना लग जाएगा। तो इन सब ट्रांसफर नीति एक होना चाहिए। ये सब विभाग शासन के विभाग है, शिक्षा विभाग में कर्मचारी अवश्य ज्यादा है, पुलिस में भी ज्यादा है, परंतु नीति तो ऐसी होना चाहिए कि कर्मचारी सब एक जैसे हैं। तो मेरे विचार से मेरा पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये नीति कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तौर से अलग नहीं है और इसमें जो मेहनत करना चाहिए था, जिसके में परामर्श शब्द को लेकर यही डाउट हो, तो समझ सकते हैं कि वो नीति कितनी गंभीरता से बनाई गई होगी। गंभीरता से बनाई गई होगी और इस नीति में नीति से ज्यादा संकेत हैं और संकेत को समझना होगा। आशीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आप क्या मानते हैं, संकेत समझ गए? ये संकेत किसके लिए? ये संकेत मंत्रियों के लिए, अपने मंत्री, पुराने मंत्री जो बीजेपी के रहे हैं, या ये उन मंत्रियों के लिए है जो पिछली सरकार जो तबादला उद्योग चला रही थी उसके मंत्री अब बीजेपी में आ गए हैं, उनके लिए हैं, या फिर ये संकेत अधिकारियों के लिए है कि ये परामर्श है, गंभीरता से मत लीजिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक सरकार के लिए तबादला केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से रखने की प्रक्रिया होती है जी। और पिछली कमलनाथ की सरकार पर निसंदेह इस बात के आरोप लगे और आरोप की पुष्टि हुई कि तबादले ताबड़तोड़ करवाए गए और उसने एक छोटे उद्योग का रूप धारण कर लिया था। इसलिए हमारी सरकार ये चाहती है कि अनावश्यक तबादले नहीं हो, किसी के तबादले की एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जाए, एक निश्चित मात्रा में जो आवश्यक हो, जिस अधिकारी का, कर्मचारी का काम ठीक नहीं है, किसी को अपनी पारिवारिक परेशानियों के कारण, अन्य किसी समस्याओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, केवल वही तबादले हो पाए। तबादला कोई एक बहुत बड़ा स्वरूप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं ले ले। इसलिए सरकार ने उसमें कुछ नीतिगत सुधार किया है, कुछ बदलाव किया है। चूंकि 1 मई से तबादले होना प्रारंभ हो गए मध्य प्रदेश में और अभी लगभग 1-1.5 माह का समय उसमें है। आवश्यक लगेगा कि यदि किसी शब्द को और चेंज करना है या नीति में और कोई बदलाव अलग अलग विभागों के हिसाब से रखना है तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। कोई ये अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तबादले एक निश्चित सीमा में हो। जिस अधिकारी कर्मचारी का काम ठीक नहीं है या कोई अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता है तो जनप्रतिनिधि जो फील्ड में काम करता है, निचले स्तर पर काम करता है, जिसे रोज अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ता है, जो सरकार के कामों का आईना होते हैं, अगर वो ठीक ठाक रहेंगे, वो साफ रहेंगे तो हम जनता को के बीच में अच्छा संदेश दे पाएंगे, अच्छे से विभागीय कार्यों को करा पाएंगे। इसलिए अनावश्यक तबादलों से बचने के लिए सरकार ने नीति में कुछ बदलाव किया है, तो उसके आने वाले समय में किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगी उस पर हमको देखना चाहिए। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इस नीति में बदलाव से क्या परिणाम निकल। राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं डीएस राय साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली नहीं की गई है। दूसरी में आप जो मंशा जाहिर कर रहे हैं वो साफ दिख रही है मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति को कि जो अनुमोदन शब्द जो हटाया गया है जिला प्रभारी मंत्री के अधिकारों से, वो इसलिए हटाया गया है कि वो परामर्श कर सकेंगे। अब परामर्श का मतलब साफ है कि परामर्श का मतलब कुछ नहीं, आपको कोई राइट नहीं है। और ये उनके लिए लगाम लगाई गई है जिनके लिए आप चर्चा कर रहे थे कि जो पूर्व में भी मंत्री थे और फिर वो हृदय परिवर्तन करके यहाँ आ गए हैं। तो अब उनके लिए लगाम लगाई गई है कि वो मंत्री कहीं अनाप शनाप जिले में ट्रांसफर ना करें और ऐसा नहीं हो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं या उनके कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो ना देके वो अपने तरीके से अनुमोदन करके लिस्ट जारी कर दें। अब उसको अंकुश से लगाया गया है कि आप सिर्फ परामर्श करेंगे। अब परामर्श अगर एक आईएएस को एक मंत्री परामर्श करेगा तो संविधान की कहीं ना कहीं भावना को भी मैं समझता हूँ कुठाराघात है, क्योंकि संविधान में विभाग प्रमुख माना गया है मंत्री को जी, उसको सलाहकार माना गया है आईएएस को। तो ये जो उल्टी प्रक्रिया चलाने की कार्रवाई की गई है, इसके पीछे जो मंतव्य समझ में आ रहा है मनु जी, वो यही है कि उन लोगों को इनहेरेंट पावर ना मिल जाए जो प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे, जो अन्य दल से या आयात किए हुए लोग हैं जो आ गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी बेचारे कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा।
अन्य मंत्री लोग कह रहे हैं, जैसे राजस्व मंत्री ने कहा कि अलग से पटवारियों की पॉलिसी बनाओ। अब उन्हें यही ज्ञान नहीं है कि एक एक पद के लिए पॉलिसी नहीं बनती है। DS राय साहब सही कह रहे हैं, वर्ग के हिसाब से पॉलिसी बनती है कि प्रथम वर्ग के कौन करेगा, द्वितीय वर्ग के कौन करेगा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कौन करेगा। सामान्य तौर से डिस्ट्रीब्यूशन में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अधिकार विभाग के राज्य मंत्री को दिए जाते हैं जी। जो मुख्य बात यह है कि जो समझ में आ रही है इस पर थोड़े से तरीके से कि ये मात्र उन पे अंकुश लगाना है जिन लोगों को फ्री से वो ना मिल जाए। दूसरी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चुने हुए नुमाइंदा जो विधायक हैं हाउस के वो क्या करेंगे। जब मंत्री ही अगर परामर्श करेगा, परामर्श देगा, तो ये बेचारे विभाग के जो MLA चुने हुए ये क्या करेंगे। भाई इनका तो एक सीधा अधिकार रहता है कि ये अनुमोदन करते हैं किसी भी विभाग में, मंत्री को अनुमोदन करेंगे कि मैं इसको जानता हूं, ये फलानी जगह से है और इसका मैं फला जगह ट्रांसफर करने के लिए अनुमोदन करता हूं। रिकमेंडेशन अथॉरिटी सिर्फ MLA है, वो प्रशासनिक अथॉरिटी नहीं है, उसको कोई पावर नहीं है। लेकिन मंत्री तो विभाग का पावर्ड व्यक्ति है, वो अगर परामर्श करेगा तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल के मंत्री का कद कम करने की कोशिश की जा रही है। आशीष शर्मा मेरे साथ मौजूद है। आशीष जी, मैं तमाम मंत्रियों के यहाँ जब भी भोपाल जाता हूँ या दिल्ली में देखता हूँ तो ज्यादातर विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि वो मंत्री के पास अपने अपनी विधानसभाओं के जो लोग हैं उनके तबादले को लेकर अर्जी और एप्लीकेशन देते हैं। उन विधायकों का या जनप्रतिनिधियों का ऐसा मानना है कि कोई काम अगर बेहतर नहीं कर रहा है और वहां की जनता का दबाव या वहां के जनप्रतिनिधि यानी विधायक के ऊपर है तो मंत्री को स्वाभाविक तौर पर या शासन को या मुख्यमंत्री को तबादले की अर्जी देता है। और बड़े लंबे लंबे ढेर भोपाल में मंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने देखे भी हैं। लेकिन यहां पर जो व्यवस्था बनाई गई है, यहां पर अधिकारी को प्रमुख बनाया गया है, चाहे वो CS हो, ACS हो, प्रमुख सचिव हो और कलेक्टर हो, नीचे तक, जिलों तक। अब ऐसी स्थिति में आप परामर्श करेंगे अनुमोदन की जगह तो फिर तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की सरकार में भी ब्यूरोक्रेसी हावी होने की आरोप लगते रहे, अफसरशाही हावी होने की बात लगते रहे। पिछली जो आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के पहले, उसमें भी कुछ इसी तरह के आरोप लगते रहे और कमलनाथ की सरकार में भी कुछ इसी तरह के आरोप लगते रहे। संकट जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है। मैं इस तरह के किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करता। मैं सरकार के सिस्टम में लगातार काम कर रहा हूं। हम उम्मीद भी यही करते हैं। किसी मंत्री के अधिकार में कोई कटौती नहीं की गई है। एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ताबड़तोड़ तबादले के लिए कई बार हर सरकार पर आरोप लगते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में तबादले हो रहे हैं। क्योंकि एक विधायक जब अपने क्षेत्र में रहता है तो उससे जुड़े हुए कई सारे कार्यकर्ता रहते हैं, किसी का रिश्तेदार रहता है, किसी का कोई मिलने वाला रहता है, तो वो अनुशंसा चाहते हैं कि विधायक हमें एक पत्र लिख दे ताकि हमारा स्थानांतरण हो जाए। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की जो आवश्यकता महसूस की जाती है वो निचले स्तर के पदों पर की जाती है, जैसे पंचायत का सचिव होगा, ग्राम रोजगार सहायक होगा और पटवारी होगा। इनके जिले का, चूंकि जिले केडर का पद ये रहते हैं, इसलिए कई बार रहता है कि जिले में इनकी व्यवस्था ऐसी जम जाए ताकि व्यवस्था भी सुधर जाए और उस व्यक्ति को अपने घर से दूर भी नहीं जाना पड़े। और जहां तक जिला स्तर के बड़े बड़े पद है, IAS IPS के हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से होता ही है। जहां तक मेरा मानना है, सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट केवल यही है कि अनावश्यक तबादले नहीं हो। जितने भी तबादले हो, छन छन के हो, नाम आए नीचे से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा नाम आए और उस पर मंत्री की जरूर ये टीप लगे कि क्या आप इस तबादले से सहमत हैं या नहीं है। किसी मंत्री के अधिकार की कोई कटौती नहीं है। मंत्रियों को अपने विभाग में पूरी छूट दी गई हुई है और उसका परिणाम निकलकर आज सामने भी आ रहा है। सभी विभागों में काम इस बजट के बाद बहुत तेजी के साथ शुरू होंगे। लेकिन सिर्फ तबादला ऐसा एक विषय है जिसमें अनावश्यक कोई उसका पद का दुरुपयोग करके और बड़ी मात्रा में तबादले न कर दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि जो आवश्यक हो वही तबादले किए जाएं। सरकार की मंशा है, सरकार ऐसी मंशा रखती है। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर ऐसा राम राज्य आ गया हो कि बिना सुविधा के, क्योंकि तबादला तो सुविधा के लिए होता है, तो बिना सुविधा शुल्क के तबादला ना हो। आप भी लंबे समय तक अधिकारी रहे हैं, चाहे सरकारें बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो। हाँ, 20-25% हो सकता है कि सिफारिशों के बल पर होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर तो तबादले सुविधा शुल्क के ही साथ होते हैं। जो इशारा आशीष जी राम राज्य का कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तक तो राम राज्य आया नहीं है। राय साहब, आपका क्या अनुभव है?
देखिए, ये राजनीतिक रूप से तो ये कहना कि पिछली सरकार के यहाँ तबादला उद्योग था और फिर जब ये सरकार ये काम करेगी तब दूसरी पार्टी वाले कहेंगे कि हाँ यहाँ भी तबादला उद्योग था। अब देखिए, 15 साल से जो सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में शासन में रही है जी। उसके समय में भी हम लोग जानते हैं कि तबादलों का केंद्र कहाँ था। जी। तबादलों का केंद्र कहाँ था, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे जी। तबादलों का केंद्र कोई ऑफिस से हटकर किसी व्यक्ति विशेष के पास था। और ये छोटे छोटे पटवारी पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसफर कोई मायने रखते नहीं। ट्रांसफर तो होते हैं कलेक्टरों के और एसपी के और डीएफओस के और क्लास 1 अधिकारियों के, जहां सुविधा शुल्क बड़ी मात्रा में होता है। तो आपका ये कहना सही है कि सुविधा शुल्क जो है वो अधिकांश मामलों में ये डिपेंड करता है। आज से 40 साल पहले भी जो मुख्यमंत्री होते थे, एक नाम नहीं लूंगा उनका मैं, उनके कार्यकाल में भी कहा जाता था कि बिना पैसे के ट्रांसफर होते नहीं। तो आपने जो इशारा किया है सुविधा शुल्क का, वो एक जीवन की सत्यता है, हकीकत है, वास्तविकता है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि छोटे कर्मचारी जो है, मास्टर, पटवारी, ग्राम सेवक और कांस्टेबल, इनके लिए ऐसी पॉलिसी बने कि प्रशासन पे भी असर न पड़े और इनको भी कोई असुविधा ना हो। उदाहरण के लिए पटवारी को गृह जिले में नहीं भेजा जाना चाहिए। पटवारी को गृह संभाग में भेज सकते हैं, गृह जिले को छोड़कर, परंतु गृह जिले में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो रहते तो है नहीं। अधिकांश पटवारी, अधिकांश शिक्षक आजकल मुख्यालय में रहते रही है, मोटरसाइकिल लेके और कार लेके दूर से आते हैं, जनता का कार्य प्रभावित होता है। इन सब मुद्दों पर बात करने की जरूरत थी। अब आखिरी में जो आप देखेंगे, जो आज पेपर में छपा है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिंदु है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर करने के पहले विभागीय मंत्री से परामर्श करेंगे। जी। अब ये कलेक्टर के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टरों से, जॉइंट कलेक्टरों से, एसडीएम से, एडीएम से, एडिशनल कलेक्टर से काम लेता है। प्रभारी मंत्री को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो ये देखे कि कौन सा एसडीएम कैसा काम कर रहा है, कौन सा डिप्टी कलेक्टर कैसा काम कर रहा है। इसलिए ये तो कोई बात समझ, परामर्श जरूर है। कल को प्रभारी मंत्री कह सकता है कि आपने ये प्रस्ताव, ये ट्रांसफर जीएडी से होंगे, परंतु कलेक्टर परामर्श करेगा प्रभारी मंत्री से, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। कम से कम प्रशासन, जैसे एसपी है, एसपी क्या डीएसपी के ट्रांसफर के लिए क्या प्रभारी मंत्री से पूछेंगे? तो फिर एसपी का नियंत्रण क्या रह गया? तो ये इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से स्वेच्छा के स्थानांतर में लिखा गया है कि उन्हीं कर्मचारियों का स्वेच्छा से स्थानांतर किया जाएगा जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया हो। अब कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको, और अधिकारी भी, जिनको लक्ष्य नहीं दिया जाता, वो लक्ष्य वाले विभाग में नहीं है, वो दूसरे विभागों में है। तो उनके लिए तो ये एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन के जो ट्रांसफर है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तो मुख्यमंत्री जी करते ही हैं, परंतु यदि दूसरे स्तर के अधिकारियों, प्रभारी मंत्री का कोई विशेष महत्व बढ़ा है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु ये कितना भी कह लें, दबाव तो चलेगा। विधायक प्रभारी मंत्री पे दबाव डालेंगे, विधायक विभागीय मंत्री पे दबाव डालेंगे, तबादलों की संख्या बढ़ सकती है। परंतु ये जो घोषित उद्देश्य है कि हम ट्रांसफर कम करना चाहते हैं, ये स्वागत योग्य है। ये स्वागत योग्य है। आशीष जी, इस पर मैं जवाब चाहूंगा, लेकिन भरोसा रखिए मैं कोई भी ऐसा दबाव नहीं डालूंगा कि आप राय साहब की बातों को स्वीकार करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये स्पष्ट मंशा है कि तबादले उतने ही मात्रा में हो जितने आवश्यक हो। जिसका काम ठीक नहीं हो उसको बदला जावे, या जिसको अपनी किसी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण इस जगह पर रहकर काम नहीं कर पा रहा है, अच्छे अधिकारियों को फील्ड में अच्छी पोस्टिंग मिले। जिनका काम खराब है उनके कामों का मूल्यांकन होकर उन्हें अन्य दूसरी जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। अच्छा काम पुरस्कृत हो और खराब काम को कैसे भी ठीक करने के लिए कहा जाए, यही सरकार की मंशा है। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सरकार ने अभी तबादला नीति को घोषित किया है और समयानुसार इसमें कुछ आवश्यक होगा तो सरकार बदलाव भी करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य तबादलों को लेकर यही है कि सिर्फ जहां आवश्यक हो वही तबादले किए जाएं, और तबादले भी बहुत विभाग के मंत्री की भी राय लेकर और नीचे के जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सहभागिता हो, ताकि वही काम किए जा सके, वही तबादले किए जा सके जो परम आवश्यक हो। और संघ और संगठन जिन तबादलों के बारे में कहेगा उसको हम अंडरस्टैंडिंग के तौर पर मान लेते हैं। देखिए, विधायक भी संगठन का हिस्सा है, सांसद भी संगठन का हिस्सा है, और जब वो अपनी बात रखते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं संगठन की बात उनके माध्यम से पहुंचती है। जी,
राकेश जी। जी हाँ। जी देखिए, एक तो ये कि ये जहां जहां केंद्रीकृत मामला होगा जी। वहां वहां भ्रष्टाचार की बू आती है। ये भाई आशीष जी ये बात कह रहे थे कि वहां छान छान के किए जाएंगे ट्रांसफर। मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व का काल देखा है, और अगर छानने की छलनी शिवराज सिंह जी की तो मैं समझता हूँ बहुत इनका अड्डा है। बड़ी बात आ रही है कि ये सारी फाइलें वही जाएंगी और वहां ट्रांसफर की वाली छलनी जो है वो उन रहती है, तो वो छलनी वहां से छान छान के ट्रांसफर करेगी। मैं इससे बिल्कुल सह मंत्रियों के हाथ पैर काट दिए गए हैं, उन्हें शोले का ठाकुर बना दिया गया है, बिना हाथ पैरों का, बिना हाथ का। जी, शोले का ठाकुर बना दिया गया बिना हाथ पैरों का। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि जो तबादला नीति है, जिसमें कुछ मंत्रियों के सुझाव भी हैं, क्या लागू होने से पहले उसके प्रारूप पर कुछ परिवर्तन होगा या अक्षरशः इसे लागू कर दी जाएगी, और लागू किया जाएगा तो फिर देखेंगे सत्ता से जुड़े, संगठन से जुड़े विधायक, सांसद और कार्यकर्ता क्या कुछ कहेंगे। शुक्रिया मैं करना चाहता हूं आशीष जी का, शुक्रिया करूंगा राकेश जी का, और शुक्रिया करूंगा मैं राय साहब का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम पर चर्चा की और अपने बिंदुओं को रखा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।